डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इसका क्या रोल है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे परफॉर्मेंस से इसको मेज़र करो, ठीक है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी तरह से परफॉर्मेंस को बताता है, परफॉर्मेंस के बारे में हमें नॉलेज देता है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या होगा। Algorithm complexity refers to the analysis of an algorithm performance in terms of time and space requirement as a function of input size. Algorithm complexity मैंने आपको बताया था ये एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके हमें बताता है। तो ये किस फैक्टर पे एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है? टाइम और स्पेस, ये दो फैक्टर होते हैं जिसमें एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होता है, ठीक है। और ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं अगर हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन हम बनाए हैं तो उस फंक्शन में हम क्या इनपुट पास कर रहे हैं, क्या लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला हमारा टाइप होता है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम फॉर इट्स कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना भी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है वो कौन बताता है? हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, और यही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो 3 रीजन पे मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। पहला होता है इंस्ट्रक्शन स्पेस, हम क्या इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। सेकेंड होता है इन्वायरमेंटल स्टैक। थर्ड होता है डेटा स्पेस, हम क्या डेटा दे रहे हैं, वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है। इन सभी पे डिपेंड करता है हमारे डेटा पे, ठीक है। अभी चलो हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये हमारा टाइप नंबर 1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। तो इसका नाम पे ही देखो कांस्टेंट लगा हुआ है। तो इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो स्पेस होगा, मेमोरी जो ऑक्यूपाई होगा प्रोग्राम के लिए, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये प्रोग्राम है, एक SQRT फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का लॉजिक है। तो इस प्रोग्राम के लिए कितना बाइट मेमोरी जनरेट होगा? इस प्रोग्राम के लिए 2 बाइट्स और 2 बाइट्स, 4 बाइट्स का ही मेमोरी जनरेट होगा इस प्रोग्राम के लिए। आप चाहे इसको कहीं भी रन करो, कितने बार भी रन करो, बस आपके इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपका रिजल्ट हमेशा अलग आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 पास करोगे तो आपका रिजल्ट 9 आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 पास करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 16 आएगा। रिजल्ट आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसके लिए जो स्पेस है वो 4 बाइट्स का स्पेस फिक्स है। तो यही होता है कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी चलो हम इसको आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक स्क्वायर नाम का फंक्शन। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, इस फंक्शन का काम क्या होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करके देना। तो इसका रिटर्न टाइप हमने इंट रखा है, यानी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी हम 0 रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए नहीं है। अब आते हैं हम अपने मेन फंक्शन में। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन में हम एक मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर ए नंबर, ठीक है। इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन यूज़ करेंगे। इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग %d यूज़ करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे %num, नम एक वेरिएबल होगा हमारे पास जिसमें हम वैल्यू इनपुट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। अब ये जो हम वैल्यू इनपुट लिए हैं इसको हमें पास करना है इस फंक्शन के पास। तो फिर हम वो कैसे करेंगे, हमें उस फंक्शन को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। हमारे फंक्शन का नेम क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ से हम नम को पास कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट लेंगे वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा। तो हम एक वेरिएबल n में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू जो रिसीव किए हैं, हमें करना क्या है, हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है उस रिसीव किए गए वैल्यू का। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से n × n कर देंगे तो वो स्क्वायर फाइंड करके हमें दे देगा। तो अभी भी हम एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हमें स्क्वायर रिजल्ट रिटर्न करना है, इसीलिए हम यहाँ पे अभी चेंज कर दिए। तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा वो इस इंट के थ्रू कॉलिंग के पास आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद हम अपने वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, रिज़ल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को अभी हम रन करें तो देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले एंटर अ नंबर, अगर हम नंबर इनपुट कर देते हैं 6 तो आप देखो इसका रिज़ल्ट
36 आया, इसका मतलब आउटपुट सही आ रहा, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, ठीक है, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे साइज प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं %d, ठीक है, कहाँ गया हमारा %d इंट, ठीक है, ये हमें इंट का साइज बताएगा। यहाँ पे मैसेज भी हम दे देते हैं बाइट्स के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ये n है। तो इस प्रोग्राम में 2 ही रिक्वायरमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट होगा, एक इस n के लिए और एक इस इंट के लिए, जो वैल्यू रिटर्न हो रहा उसके लिए, ठीक है। साइज फिक्स है इस प्रोग्राम का। स्लैशन हम लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, ओके। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो आप देखिएगा हमारे इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करेगा क्या, रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हमें एक एरर आया है, वार्निंग टाइप ऑफ इंट। क्योंकि हमने यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं किया है जो हमें साइज बताएगा, ठीक है। अब चलो हम इसको रन करते हैं, देन देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंटर अ नंबर, अगर हम नंबर इनपुट करें 5 तो रिज़ल्ट 25 आएगा, ठीक है। ये देखो रिज़ल्ट 25 आया है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 बाइट्स का मेमोरी क्रिएट हुआ है। हम जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो इंट का साइज़ कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टर्बो सी में 2 बाइट्स जाता है, लेकिन यहाँ पे वीएस कोड में जीसीसी कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं तो जीसीसी कंपाइलर में 4 बाइट्स साइज आता है इंट का, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बाइट्स साइज आया है। इस प्रोग्राम को हम जितना बार रन करेंगे हमारे इनपुट पे हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा, लेकिन जो साइज़ है वो फिक्स रहेगा। अगर हम इनपुट 10 दे दें तो आप देखो आउटपुट 100 आ रहा, लेकिन इसका साइज़ क्या है, साइज़ है फिक्स। तो यही होता है कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड हो गया हमारा लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है, हमारा स्पेस हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे पास किए गए वैल्यू पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम में मेमोरी फिक्स किसके लिए रहेगा। इसके लिए 2 बाइट्स फिक्स रहेगा, यहाँ पे 2 बाइट्स फिक्स रहेगा, और यहाँ पे 2 बाइट्स और 2 बाइट्स, यानी 8 बाइट्स का जो मेमोरी है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे इनपुट पे डिपेंड करेगा कि इसका टोटल कितना मेमोरी स्पेस लगेगा जब प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो हम एक एरे पास कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, और एक वैल्यू भी दे रहे हैं, और यहाँ लूप चला रहे हैं हम। तो आप देखो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले देखो n टाइम तक लूप चल रहा, ठीक है, ये लेस देन n रहेगा, 0 से लेस देन n तक। तो ये एरे का स्टेटमेंट n टाइम तक रिपीट करेगा, n टाइम तक यहाँ पे वैल्यू ऐड होगा, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरे के लिए कितना स्पेस जनरेट होगा, ये इंट है तो 2, उसके बाद ये एरे n टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस एरे के लिए 2n लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस पैरामीटर के लिए 2n मेमोरी ऑक्यूपाई होगा और बाकी 8 बाइट्स हमारा था। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा, 2n + 8 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए n का वैल्यू हम क्या पास करते हैं, n का वैल्यू अगर मान लीजिए हम पास कर देते हैं 5, ठीक है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 तक चलेगा, यानी 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2n + 8 है, तो 2n के जगह पे हम 5 लिखेंगे अपना इनपुट + 8, तो टोटल 18 बाइट्स का मेमोरी यहाँ पे लगेगा। लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना मेमोरी लगेगा, ठीक है। इसमें मेमोरी का रिक्वायरमेंट रन टाइम में डिसाइड होता है। ये डायनेमिक प्रोग्राम है, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे इनपुट पास कर देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेमोरी जनरेट होगा, इसीलिए इसका नाम है लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले इस प्रीवियस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसका रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन का नेम होगा सम, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे नेम से ही पता चल रहा है ये सम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। अभी हमें नहीं पता है क्या रिटर्न करना है, तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे पास कुछ वैल्यू होगा तो हम वो भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, एरे में इनपुट लेंगे तो हम एरे का एक साइज सबसे पहले लेंगे इनपुट के लिए। तो प्रिंटफ फंक्शन में हम मैसेज पास करेंगे एंटर एरे साइज, ठीक है।
एरे का साइज हम इनपुट लेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, % फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद एम्परसेंट ऑफ साइज़ नाम के एक वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट लेंगे। तो साइज़ वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई भी एरर ना आए वेरिएबल के लिए। साइज़ इनपुट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एरे बना रहे हैं और इसमें हम जो भी साइज़ में नंबर इनपुट करेंगे वो पास कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 इनपुट करेंगे तो एरे में 4 एलिमेंट जाएगा, ठीक है। इसलिए अब इस एरे में इनपुट लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू एरे में जाएगा, तो हम उसके लिए लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू इनपुट के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे हम, सबसे पहले अपने लूप में एक वेरिएबल लेंगे हम आई काउंटर के लिए, 0 से स्टार्ट होगा एरे का इंडेक्स, कहाँ तक जाएगा, लेस देन साइज तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई का वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें 0 इंडेक्स के बाद 1 वाले इंडेक्स में भी मूव करना पड़ेगा, इसीलिए, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने लूप वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराएंगे एरे के अंदर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे i++, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने एरे को यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन इनपुट के लिए %d हम यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बाद एम्परसेंट ऑफ क्या, हमारा एरे आई हम क्यों लिखे एरे में आई, क्योंकि आई का वैल्यू जब 0 होगा तो जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो एरे के 0 में जाएगा। उसके बाद जब आई का वैल्यू 1 होगा तो वो वहाँ पे साइज के साथ कंपेयर करेगा, अगर कंडीशन ये ट्रू रहेगा तो एरे के 1 में नेक्स्ट वैल्यू इनपुट होगा, इसीलिए, ठीक है। आई हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एरे के लिए। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में जाएंगे। तो फंक्शन में हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक एरे लेंगे, क्योंकि एरे के लिए वैल्यू आएगा हमारे फंक्शन में, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद साइज़ भी डिफ़ाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए एक वेरिएबल n रहेगा, और इस फंक्शन को अब हम यहाँ से करेंगे क्या, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सम को कॉल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपने एरे को पास कर देंगे। यहाँ पे एरे है ARR और हमारा जो साइज होगा वो पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ARR में जो भी वैल्यू हम इनपुट लेंगे इंडेक्स के लिए वो जाएगा इस एरे के पास, और जो भी साइज़ हम डिफ़ाइन करेंगे एरे का वो इस n में स्टोर होगा, और उसी वैल्यू के साथ अब हम इस फंक्शन के अंदर काम करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप यूज़ करेंगे जो कि एरे के सभी एलिमेंट का सम फाइंड करके हमें देगा, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट होते हैं एरे में, इसीलिए हम लूप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लूप का कंडीशन हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो वेरिएबल यहाँ पे हम फंक्शन में सेपरेट डिफाइन कर देते हैं आई, और एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा सम के लिए, तो इसका वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से ही, आई का कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक जाएगा, क्योंकि अभी हम इस फंक्शन में n से काम करेंगे। जब हम मेन में थे तो हम साइज से काम कर रहे थे, एरे का साइज डिफाइन करने के लिए। अभी हम एरे में वैल्यू डालेंगे इस n के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आई का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, और इस लूप के अंदर हम चले आएंगे। इस लूप के अंदर हम नॉर्मल क्या करेंगे, सम का जो लॉजिक है वो परफॉर्म कर देंगे, इस के साथ ऐड कर देंगे हम क्या, एरे आई को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से उसको s में स्टोर कर लेंगे, और अपने रिज़ल्ट को हम प्रिंट करेंगे। तो रिज़ल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, हम रिज़ल्ट को जस्ट नॉर्मल रिटर्न कर देंगे s को, इसीलिए हमने s को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ से s में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा इस इंट के थ्रू, जो कि यहाँ कॉलिंग के पास आएगा, यहाँ पास। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे प्रिंट कराने के लिए। आप नॉर्मली फंक्शन को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे आइरिस वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद %d हम लगाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, सम ऑफ एरेज वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ आए। तो प्रोग्राम को चलो हम रन करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं इसका लॉजिक। एंटर एरे साइज, अगर हम एरे का साइज इनपुट करें 3, इसका मतलब 3 एलिमेंट अभी इस एरे में आएगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ एरेज वैल्यू सही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अभी तो नॉर्मल ये प्रोग्राम बना, अब इसका हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो कैसे निकलेगा, तो चलो हम अपने फंक्शन में चलते हैं। उसके लिए यहाँ पे
तो सबसे पहले हमें क्या करना, एरे का साइज़ पता करना होगा। तो एरे का क्या साइज़ है हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल कोटेशन में एरेज साइज़, उसके बाद %d बाइट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज ऑफ यूज़ करेंगे साइज फाइंड करने के लिए, और साइज ऑफ के अंदर हम क्या करेंगे, एरे को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2n हमने बोला था, लेकिन यहाँ पे GCC कंपाइलर है तो ये 4n कंसिडर करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम अपने वेरिएबल एरे को रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे एरे के लिए जो हमारा स्पेस जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 4n, ठीक है, क्योंकि ये GCC कंपाइलर है, लेटेस्ट कंपाइलर, ये इंट के लिए 4 बाइट्स ले रहा है, हम आपको पहले भी बोले थे। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, /n से सेपरेट करते हैं ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए सभी। /n यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो देखते हैं इसका क्या स्पेस जनरेट होता है। अगर हम एरे में साइज़ दे दें 4, इसका मतलब 4 एलिमेंट अभी हमारे इस एरे में आएगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ एरेज वैल्यू, ये सम आ गया, और साइज़ देखो 16 बाइट्स। 16 बाइट्स क्यों आया, क्योंकि हमने एरे का साइज़ लिया था 4, तो 4 एलिमेंट्स के लिए 4 × 4 क्या हो गया, 16 बाइट्स। 4n, n का वैल्यू क्या है, 4 है। कैसे हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइज़ में क्या इनपुट करा, 4, तो एरे 4 यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है A4, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एरे को पास कर रहे हैं और साइज़ को पास कर रहे हैं, तो एरे यहाँ पे आ गया इसमें, और साइज़ n का वैल्यू, यहाँ पे जो हम साइज़ का वैल्यू डिफाइन किए हुए हैं 4, वो जा रहा है पैरामीटर n में रिसीव हो रहा है। तो n का वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पे × 4, ये क्या हो गया, 16 बाइट्स हमें आउटपुट में देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ फिक्स है, आउटपुट फिक्स है, ठीक है। वो क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले %d /n यूज़ कर लेते हैं हम, हमें मल्टीपल चाहिए होगा, ठीक है। आप बस प्रोग्राम को समझिएगा, उसके अलावा आपको और कुछ समझना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें जो हैं फिक्स है। सबसे पहले ये इंट, ठीक है, इसका साइज़ क्या है, फिक्स है, साइज ऑफ इंट। देखिएगा इसका आपको कितना बाइट्स दिखेगा, इसका साइज आपको दिखेगा 4 बाइट्स, ओके। उसके बाद उस इंट के बाद हमारे पास ये एक n है, ठीक है। तो n के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, हम सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने इस printf में डालेंगे। अभी हमें यहाँ पे n चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमें और किसका साइज लेना है, अभी हमारे पास वेरिएबल है, ये रहे, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम साइज ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हम साइज ऑफ i करेंगे, इसी तरीके से साइज ऑफ s करना है हमें, ठीक है। तो इस पूरे लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे साइज ऑफ s। हम कार्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इस प्रोग्राम का साइज 4n प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 16 बाइट्स। तो ये जो 16 बाइट्स है ये फिक्स रहेगा, ठीक है, ये 16 बाइट्स फिक्स रहेगा, और बाकी जो एरे का साइज़ है वो हमारे इनपुट पे डिपेंड करेगा। यही होता है लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम को अगर हम रन करें, सबसे पहले अगर हम एरे का साइज़ ले लें 6, तो देखिएगा 24 बाइट्स जनरेट होगा एरे के लिए। 6 एलिमेंट हम इनपुट करते हैं, तो देखो सम ऑफ एरेज एलिमेंट्स आ गया, और देखो ये यहाँ पे कितना बाइट्स जनरेट हुआ है, 4 4 4, ये 4, ठीक है। मल्टीपल 4 है, यहाँ पे हमारे कंसोल में दिख नहीं रहा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो 24 बाइट्स, 6 एलिमेंट के लिए 24 बाइट्स, 1 2 3 4
अच्छा, ये जो 16 बाइट्स है वो ये वाला साइज़ है, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। ये 16 बाइट्स जो फिक्स मैंने बताया वो ये रहे, और हमारा एरे के ऊपर 24 बाइट्स वो रन टाइम में हमारे इनपुट किए गए वैल्यू पे डिपेंड किया, और एरे का रिजल्ट हमेशा इनपुट किया हुआ इन वैल्यू पे रहेगा, और साइज भी हमारा इनपुट किए गए वैल्यू पे ही जनरेट होगा रन टाइम में। तो ये होता है हमारा क्या, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का परफॉर्मेंस का जो डिपेंडिंग होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी होता है। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 हो गया एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू इट्स कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम को कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वही मेज़र करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में तो वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहला फैक्टर होता है हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, सेकंड फैक्टर होता है हमारे प्रोग्राम के इनपुट पे, यानी हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनपुट पास कर रहे हैं। तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम पे फोकस रखते हैं लेकिन हम सिस्टम को भूल जाते हैं, लेकिन हमें सिस्टम को भी याद रखना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पहला कंडीशन सिस्टम का अगर हम बात करें, आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले तो आपको ओएस देखना पड़ेगा कि आपका 32 बिट है या फिर 64 बिट है, ठीक है। सेकंड आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रोसेसर देखना पड़ेगा, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है या फिर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। सिंगल प्रोसेसर होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, मल्टी प्रोसेसर होगा तो कम टाइम लेगा। अगला होता है कि कोई भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लीजिए सपोज करिए लगता है, तो ये 1 यूनिट फिक्स रहेगा, चाहे आपका सिंगल प्रोसेसर हो या फिर मल्टी प्रोसेसर हो, बस वहाँ पे एग्जीक्यूशन में टाइम थोड़ा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन मान लीजिए सपोज करिए अगर हम कोई असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सपोज करिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो ये हमारे प्रोग्राम के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें सिस्टम को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम से मतलब है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम क्या लग रहा। तो पहला होता है हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो इसके लिए हमेशा 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। कैसे, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 2 यूनिट ऑफ टाइम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए लगेगा। तो 2 यूनिट कैसे लगेगा, फर्स्ट यूनिट ऑफ जो टाइम लग रहा है वो हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करें। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर हम कोई भी अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन मान लीजिए परफॉर्म करते हैं तो सपोज करिए उसके लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा, ठीक है। सेकंड होता है अगर हम कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं या फिर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसके लिए भी सपोज करिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा। तो जब हम रिटर्न के लिए 1 यूनिट कंसीडर करके चल रहे हैं और अपने ऑपरेशंस के लिए 1 यूनिट कंसीडर करके चल रहे हैं तो इस प्रोग्राम को जितने बार भी हम रन करेंगे 2 यूनिट टाइम ही लगेगा इस प्रोग्राम के लिए, ये फिक्स है, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, हम आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि इसमें क्या लॉजिक परफॉर्म हो रहा। स्टेप नंबर 1 ये हो गया, ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये हो गया, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 स्टेप है। तो अभी ये हम आपको समझा देते हैं ये प्रोग्राम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्यूपाई करेगा, कितना टाइम लेगा, किस तरीके से। पहला 1, तो यहाँ पे असाइनमेंट के लिए मान के चलिए हम 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट के लिए यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं 1। ये स्टेटमेंट कितने बार रिपीट होगा, ओनली 1 टाइम रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट 1, तो टोटल हो गया 1। फिर हम सेकंड लाइन पे आएंगे, यहाँ पे देखो असाइनमेंट, उसके बाद ये लूप का कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो सपोज करिए 3 यूनिट टाइम लग रहा, ठीक है। तो असाइनमेंट तो एक बार ही हम किए हैं तो उसके लिए 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब कंडीशन हमारा लेस देन रहेगा, लेस देन वैल्यू तक कंडीशन रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर लेस देन का कंडीशन रहेगा यानी n-1 का कंडीशन रहेगा तो उसके लिए जो रिपीटेशन ऑफ टाइम्स है वो n+1 रहेगा, ये फिक्स है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो n+1 यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट के लिए n, ठीक है, तो इसके लिए टोटल टाइम कितना हुआ 2n+2, ठीक है। फिर अगला क्या हो गया हमारा, देखो यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और अरिथमेटिक कर रहे हैं, तो इसके लिए टोटल मान लीजिए कॉस्ट चलिए 2 यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट कितने बार होगा, ये रिपीट होगा n टाइम तक, जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार तो ये स्टेटमेंट रिपीट होगा, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है n टाइम तक, तो 2 × n 2n हो गया। लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न के लिए भी सपोज करिए 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट लग रहा टाइम, तो 1, ये रिपीट करेगा रिटर्न स्टेटमेंट ओनली 1 टाइम, ठीक है, तो 1, क्योंकि ये लूप से बाहर लिखा हुआ होगा।
तो यहाँ पे 1 लगा। तो इस प्रोग्राम के लिए टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा, 4n+4 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में हम कंडीशन दिए हैं लेस देन n, ठीक है, तो लेस देन n यानी n-1 तक के लिए, तो उसके लिए हम n+1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक बार लास्ट में जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम में चले, मान के चलिए कि हम n का वैल्यू 5 पास कर रहे हैं, तो ये लूप तो लेस देन 5 तक कंडीशन ट्रू रहेगा, लेकिन एक बार वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो हम 5 के लिए भी कंडीशन चेक करेंगे, 5 लेस देन 5 वाला कंडीशन भी हम टेस्ट करेंगे। तो एक ज़्यादा कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए n+1 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए, इस डिक्लेरेशन के लिए n है। ठीक है, इसलिए 2n+2 यहाँ पे निकल के आ रहा। तो इस तरीके से हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करता है, और इसमें हमारा जो टाइम होता है वो हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इस प्रोग्राम के लिए टाइम लग रहा है 4n+4। अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे इसी तरीके का डायनेमिक प्रोग्राम जिसमें इनपुट पे डिपेंड करेगा क्या टाइम लग रहा है, तो उसके लिए अलग टाइम निकल के आएगा। इसमें हमेशा टाइम चेंज होते रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हम टाइम पे फोकस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है।